हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश। नाउ यू आर वाचिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन क्लासेस। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किन किन ऑर्गन से मिलकर बना होता है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। बेसिकली हम वर्किंग प्रोसेस में ये डिस्कस करेंगे कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर कैसे जाती है, और जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के थ्रू बॉडी के अंदर कैसे आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्गन्स कौन कौन से उनको डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जो एयर आपकी होती है वो बॉडी के अंदर जो एंटर जब करती है तो नोज़ के थ्रू करती है। तो नोज़ जो नासिका जिसे बोलते हैं वो पहला ऑर्गन्स हो गया आपका बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक, उसके बाद नेसल कैविटी आती है। नेसल कैविटी में एयर एंटर करती है। नेसल कैविटी के बाद फेरिंग्स में एंटर करती है। फेरिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन लैरिंग्स जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लैरिंग्स के बाद अगर मैं बात करूँ, एपिग्लोटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। देन ट्रैकिया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, लाइक ट्रैकिया। फिर उसके बाद ट्रैकिया के बाद लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लंग्स के बाद हम डिस्कस करेंगे डायाफ्राम। डायाफ्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। डायाफ्राम बेसिकली क्या है, जो इंस्पिरेशन प्रोसेस और जो एक्सप्रेशन प्रोसेस होती है उसमें डायाफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ऐसी बेसिकली एल्व्यूली आपका हो गया, एल्व्यूलाई जो भी हो गया, ब्रोंक्यूल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं, सभी का क्या वर्क है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि नेसल कैविटी यानी एयर जब एंटर की नोज़ में, नेसल कैविटी की बात करता हूं। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो नेसल कैविटी आपकी होती है उस नेसल कैविटी में आपका क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या रिलीज़ करता है, म्यूकस को रिलीज़ करता है। और जो म्यूकस होता है आपका वो क्या करता है, जो एयर के साथ जो भी डस्ट पार्टिकल या जो भी माइक्रोवेव्स बैक्टीरियाज हो गए, उन माइक्रोवेव बैक्टीरियाज को बॉडी के अंदर आने से रोकता है म्यूकस। ठीक, उसके बाद एयर जब एंटर करती है तो फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स बेसिकली क्या होता है आपका, देखिए फेरिंग्स जो होता है वो आपका क्या करता है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इन दोनों का ही भाग होता है आपका फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स में बेसिकली क्या, एयर और जो फूड है वो आपस में मिलते हैं फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेरिंग्स बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बात करूं, आप जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लेरिंग्स की वजह से कर रहे हैं। लेरिंग्स का बेसिकली काम है साउंड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, लेरिंग्स क्या करता है, लेरिंग्स में क्या पाया जाता है, अगर मैं बात करूं, वोकल कोड एक पाया जाता है, वोकल कोड बोलते हैं। वोकल कोड क्या करता है, लिरिंग्स के अंदर होता है। लिरिंग्स मतलब बेसिकली ये होता है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और वोकल कोड बेसिकली क्या करता है, जब भी एयर तेज फ्लो के साथ वोकल कोड से टकराती है तेज फ्लो के साथ, तो वोकल कोड में वाइब्रेशन होता है जिसके थ्रू अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो लिरिंग्स बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करना इसका काम होता है। लिरिंग्स क्या करता है, बेसिकली जो आपका फेरिंग्स और जो आपका ट्रैकिया है उसको जोड़ने का भी काम करता है लिरिंग्स। ये लिरिंग्स आपको दिख रहा होगा, ये ट्रैकिया को और जो फेरिंग्स है उसको जोड़ने का भी काम क्या कर रहा है, लिरिंग्स कर रहा है। ठीक है बेसिकली। और अगर मैं अब बात करूं एपिग्लोटिस की, नेक्स्ट ऑर्गन्स जो है आपका वो एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस आपका कहाँ पाया जाता है, लिरिंग्स के ऊपर ही पाया जाता है। जैसे मैं बेसिकली बात करूं, लिरिंग्स के ऊपर एक पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, जब भी हम फूड को निकलना होता है हमें, तो ये क्या करता है, बेसिकली लिरिंग्स ये बेसिकली क्या करेगा, एपिग्लोटिस तो ट्रैकिया के रास्ते को बंद कर देगा। लिरिंग्स के ऊपर पाया जाता है ना, तो ट्रैकिया के रास्ते को बंद कर देगा ये, जिससे कि जो फूड है वो ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में ना जाकर फूड पाइप में जाता है, डायरेक्टली फूड पाइप में चला जाता है जिसे हम इसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, तो एपिग्लोटिस का ये काम था। लिरिंग्स हम समझ गए। देन उसके बाद हम ट्रैकिया को देखेंगे। क्या देखते हैं, ट्रैकिया। चलिए एक एक करके साउंड को डिस्कस करते हैं ट्रैकिया को। एक मिनट, मैं अच्छे से इसे रफ कर देता हूँ। हाँ, चलिए ट्रैकिया की बात करते हैं। बेसिकली ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप होता है। इस जो एयर आपकी है वो एयर आपकी लंग्स में जब एंटर करेगी तो इस ट्रैकिया के थ्रू करेगी। ट्रैकिया जो लेफ्ट लंग्स और राइट जो लंग्स हैं आपके वो ट्रैकिया से जुड़े होते हैं। तो ट्रैकिया से एयर एंटर करती है लंग्स में। ट्रैकिया पर बेसिकली आपको सी शेप्ड के जो कार्टिलेज दिख रहे होंगे, सी शेप्ड के कार्टिलेज से घिरा रहता है जो प्रोटेक्टेड करता है ट्रैकिया को। बेसिकली जो सी शेप के जो कार्टिलेज हैं
ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ट्रैकिया को सिकुड़ने और चिपकने से बचाते हैं। ये आपके सी शेप के कार्टिलेज बेसिकली क्या होती है, एक मुलायम टाइप की अगर बोन्स कहें तो, जैसे कि आप ईयर में देखेंगे, कान में, तो जो आपको जो कान में देखेंगे वो आपकी कार्टिलेज है, उसको हम कार्टिलेज लाइक बोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्रैकिया को समझते हैं। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया आगे चल के 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। जो एक ब्रांच आपकी राइट लंग्स में एंटर करती है और एक ब्रांच आपकी लेफ्ट लंग्स में एंटर करती है। तो राइट ब्रांचेस जो होती है आपकी, जो राइट लंग्स में एंटर कर रही है, वो बेसिकली आपकी 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। और जो लेफ्ट लंग्स में लेफ्ट ब्रांचेस इसकी जो ट्रैकिया की है वो एंटर कर लिया, वो बेसिकली 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई आगे जाके। तो जो ये ट्रैकिया जो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकाई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं इसको बेसिकली हम। तो ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है और ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई यानी 2 ब्रांचेस में हुआ, इसको ब्रोंकाई बोलेंगे हम, ठीक। यही ब्रांचेस आगे ब्रांचेस में डिवाइड होती चली जाएंगी, बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती चली जाएंगी। जो इन ब्रांचेस में डिवाइड होती चली जा रही हैं, उसी ब्रांचेस को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स बोल रहे हैं। एक वर्ड आया इंपॉर्टेंट, ब्रोंक्यूल्स, ठीक। जो ब्रांचेस छोटी छोटी डिवाइड होती चली जा रही हैं उनको ब्रोंक्यूल्स बोल रहे हैं, ठीक। इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के एंड में यानी अंत में, अगर एंड होता है जहाँ, यहाँ आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, सैक यानी थैलीनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा किसके, ब्रोंक्यूल्स के अंत में यानी एंड में, उसको हम एल्वुलाई बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एल्वुलाई बोल रहे हैं। बेसिकली जो एल्वुलाई होता है, उधर ही आपका क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज आपका एल्वुलाई में ही होता है। उसको हम वर्किंग प्रोसेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं लंग्स को डिस्कस करता हूँ। लंग्स बेसिकली क्या होते हैं, जो लंग्स आपके होते हैं वो बेसिकली आपकी जो रिब्स कैविटी होती है, रिब्स में प्रोटेक्टेड होते हैं। और जो आपका राइट लंग्स होता है वो लेफ्ट लंग्स के कंपेयर में थोड़ा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि लेफ्ट लंग्स जो होता है उसमें 2 लॉब्स होते हैं और जो राइट लंग्स होता है उसमें 3 लॉब्स होते हैं आपके। लॉब्स बेसिकली क्या है, जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूँ 2 लॉब्स कौन कौन से हैं, एक सुपीरियर लॉब्स होता है और एक इन्फीरियर लॉब्स होता है लेफ्ट लंग्स में। और राइट लंग्स की बात करूँ तो सुपीरियर लॉब्स, और बीच में जो होता है वो मिडिल लॉब्स, और नीचे जो होता है वो इन्फीरियर लॉब्स होता है आपका। जिससे क्या होता है, जो राइट लंग्स आपका लेफ्ट लंग्स के कंपेयर में बड़ा होता है, ठीक है। तो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स बेसिकली आपके क्या करते हैं, इंस्पिरेशन प्रोसेस और एक्सपिरेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लंग्स का, जिससे ऑक्सीजन जो होती है वो मतलब कि हमारे लंग्स के थ्रू ही बॉडी में एंटर करती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी ब्लड में है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है, वो बेसिकली क्या होती है, वो लंग्स के थ्रू ही बॉडी से बाहर जाती है, ठीक है। और डायाफ्राम का भी इंपॉर्टेंट रोल है इंस्पिरेशन प्रोसेस और एक्सपिरेशन प्रोसेस में। बेसिकली हमने ऑर्गन्स डिस्कस कर लिए हैं, अब हम देखेंगे जो इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पूरे ऑर्गन्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, यानी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे एंटर करती है, और बॉडी में एंटर करने से वो सेल में कैसे एंटर करती है, देन सेल से कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से लंग्स के थ्रू होते हुए बॉडी से बाहर कैसे जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो इंस्पायरेशन प्रोसेस है और जो एक्सपायरेशन प्रोसेस है वो क्या होती है। बेसिकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो इंस्पायरेशन प्रोसेस है और एक्सपायरेशन प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो भी ऑर्गन्स थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन्स से मिलकर बनाता हूँ, सभी ऑर्गन्स को मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। चलिए तो देखते हैं हम इंस्पायरेशन प्रोसेस क्या होती है। देखिए जो आपका डायाफ्राम होता है, ये डायाफ्राम जब आपका नीचे की तरफ मूव करता है, इंस्पायरेशन प्रोसेस बेसिकली क्या होती है, इंस्पायरेशन प्रोसेस होती है जब आप सांस लेते हैं और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं उसको एक्सपायरेशन प्रोसेस बोलते हैं। इंस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन आप अंदर लेते हैं, यानी सांस जब आप अंदर लेते हैं तो जो आपका डायाफ्राम होता है वो डायाफ्राम आपका नीचे की तरफ मूव करता है। जब आप सांस लेते हैं ना, जैसे सांस लीजिए, तो डायाफ्राम आपका नीचे की तरफ मूव करेगा, जिससे क्या होगा, जो रिब्स होते हैं आपके, रिब्स आपके 12 रिब्स होते हैं ना, 12 रिब्स होते हैं जो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वो जो रिब्स होंगे वो आपके क्या होंगे, अप एंड आउट होंगे, यानी बाहर की तरफ आएंगे। आप सांस लेकर देखिए, डायाफ्राम जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो जो रिब्स होंगे आपके वो अप एंड आउट आएंगे, यानी बाहर की तरफ रिब्स आपके आएंगे। रिप्स जब अप एंड आउट आएंगे, यानी अप एंड आउट, यानी जब रिप्स आपके अप एंड आउट आ रहे हैं, यानी बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं रिप्स, जब बाहर आ रहे हैं रिप्स, तो आपकी जो लंग्स है वो लंग्स एक्सपेंड करेगा।
जब लंग्स आपका एक्सपेंड करेगा तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होने से क्या होगा, जो लंग्स के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, लंग्स के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो बेसिकली उनका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। एयर जो मॉलिक्यूल्स थे लंग्स के अंदर उनका कंसंट्रेशन कम हो गया। कंसंट्रेशन कम हुआ तो यानी लंग्स में लो प्रेशर, यानी जब इंस्पिरेशन प्रोसेस एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन में क्या होगा, जो लंग्स है उसका उसमें लो प्रेशर डेवलप होगा। एयर मॉलिक्यूल्स के बीच कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर डेवलप होगा। कब, एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन जब प्रोसेस होगी तो उस प्रोसेस में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है वो क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है। 760 mm ऑफ Hg ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है, यानी जो बाहर प्रेशर है वो 760 mm है, और जो अंदर प्रेशर है लो प्रेशर है, जो बेसिकली जो एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन में। तो अब बेसिकली क्या होगा, समथिंग अराउंड 758 होगा। लो प्रेशर है, लो प्रेशर होगा आपका, प्रेशर लो होगा। कहाँ, लंग्स के अंदर। जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे इंस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू, जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो लो प्रेशर होगा लंग्स के अंदर, जो मिनिमम या अबाउट 758 mm ऑफ Hg होगा। यानी कि लो प्रेशर है, बाहर 760 mm ऑफ Hg और अंदर जो आपके लंग्स के अंदर है वो 758 mm ऑफ Hg है। तो यानी कि जो एयर का मूवमेंट है वो आपको पता होगा कहाँ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूवमेंट करती है। तो बेसिकली जो एयर का मूवमेंट है वो कहाँ होगा, जो एयर आपकी होगी यानी ऑक्सीजन जो होगी जिस एयर में, वो बेसिकली नोज के थ्रू नेसल पैसेज में आएगी। नेसल पैसेज के थ्रू फेरिंग्स और लेरिंग्स के थ्रू आपकी ट्रैकिया में जाएगी, जिससे ट्रैकिया से होते हुए आपके जो लंग्स हैं उन लंग्स में एंटर करेगी एयर। कब, इंस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, क्योंकि प्रेशर में जो एयर का मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ इंस्पायरेशन प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। जिससे चलिए अब हम एक्सपायरेशन प्रोसेस को समझते हैं। बेसिकली एक्सपायरेशन प्रोसेस में क्या होगा, जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो उस प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन प्रोसेस बोलेंगे। और जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपका जो डायाफ्राम है वो डायाफ्राम आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी अपवर्ड होगा। अब डायाफ्राम का मूवमेंट कैसा होगा, अपवर्ड होगा, यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। जब डायाफ्राम ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो जो आपकी रिब्स हैं वो रिब्स आपके क्या करेंगे, वो रिब्स आपके अंदर की तरफ मूव करेंगे। अंदर की तरफ यानी रिब्स जो आपके हैं वो डाउन एंड इन की तरफ मूवमेंट होगा, उनका डाउन एंड इन की तरफ मूवमेंट होगा एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो जिससे जो आपके लंग्स होंगे उनका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब रिब्स आपके अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगे तो लंग्स का जो वॉल्यूम होगा ना वो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। जब लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो उसके अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, लंग्स के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका डिस्टेंस है बहुत कम हो जाएगा, यानी वो पास आएंगे। कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एयर मॉलिक्यूल्स का जब लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। ये कब होगा, ये जब होगा जब रिब्स जो आपके हैं वो डाउन एंड इन होंगे, तब आपका लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होने लगेगा। तो हाई कंसंट्रेशन यानी कि इनका जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर हो गया। अब प्रेशर कैसा हो गया, हाई प्रेशर हो गया, प्रेशर बढ़ गया। और स्टैंडर्ड जो बाहर प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वो बेसिकली क्या है, 760 mm ऑफ Hg है। अंदर का प्रेशर जो होगा वो, अंदर का जो प्रेशर होगा वो समथिंग अराउंड होगा आपका 762 mm ऑफ Hg, ये अंदर का प्रेशर होगा। तो अंदर का प्रेशर बाहर कंपेयर टू बाहर, यानी बाहर के प्रेशर के कंपेयर में 762 अराउंड, यानी कि बाहर के कंपेयर में ज़्यादा है। तो हाई कंसंट्रेशन है और बाहर लो कंसंट्रेशन है, तो एयर का मूवमेंट कहाँ होगा, अंदर से बाहर की तरफ होगा। अब लंग्स से जो एयर है वो बाहर की तरफ मूव करेगी,
यानी जो आपकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो आपकी जो एल्वुलाई है, जो एल्वुलाई में जब गैसों का एक्सचेंज हुआ वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी क्या ब्रोंक्यूल्स में आएगी, ब्रोंक्यूल्स से होते हुए आपकी ब्रोंकाई में जाएगी, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में होते हुए आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी और एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। और जो ऑक्सीजन थी, जो ऑक्सीजन अंदर आई थी वो हमारी इंस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन बाहर से अंदर आई है। कब आई है? जब इंस्पायरेशन प्रोसेस हुआ है। तो आई होप आपको एक्सपायरेशन प्रोसेस और इंस्पायरेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा एयर का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट हम जो है उस एल्वुलाई में गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो एल्वुलाई है उस एल्वुलाई में गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। चलिए जो स्ट्रक्चर है वो एल्वुलाई का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैलीनुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये चारों तरफ से एक ब्लड कैपिलरीज से घिरा हुआ है, एक जाल सा बना हुआ है ब्लड कैपिलरीज का। अब ब्लड कैपिलरीज क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, हमने जो ब्लड, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक था उस ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो आपका राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट है, राइट वेंट्रिकल वाला जो पार्ट है वो उसको पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लंग्स में पहुंचता है, यानी लंग्स तक पहुंचाया जाता है। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। तो पल्मोनरी जो आर्टरीज है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो पल्मोनरी आर्टरीज आपकी जो लंग्स में कनेक्ट है वो आपकी जब वो पल्मोनरी आर्टरीज आपकी जब एल्वुलाई तक जाती है तो एल्वुलाई तक जाते जाते बहुत छोटी हो जाती है, बहुत नैरो होती चली जाती है, छोटी से छोटी होती चली जाती है, और ये एल्वुलाई के चारों तरफ जाल सा बना लेती हैं जिसको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। सेम पल्मोनरी वीन्स भी क्या करती हैं, बहुत छोटी होती चली जाती हैं जब वो एल्वुलाई तक पहुंचती हैं। ठीक, तो जब वो छोटी हो जाती हैं तो उन्हीं ब्लड वीजल्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ब्लड कैपिलरीज समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरीज में कैसा ब्लड था आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो आपको ब्लू कलर की जो आर्टरी दिख रही है, यानी ब्लू कलर की, ये ब्लू कलर की, इसमें कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा होगी किसके कंपेयर में? ऑक्सीजन के। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है कंपेयर किसके? ऑक्सीजन के कंपेयर में। ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाई है और ऑक्सीजन कम है। किसमें? पल्मोनरी आर्टरीज में, यानी ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम एल्वुलाई में किस गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन। एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन अगर बात करें तो एल्वुलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो वही ऑक्सीजन ट्रैकिया के रास्ते ब्रोंक्यूल से होते हुए कहाँ तक पहुँचती है? एल्वुलाई तक पहुँचती है, जिसकी वजह से एल्वुलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है कंपेयर किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन ऑक्सीजन जो है इन ब्रोंक्यूल्स के मदद से, यानी ब्रोंक्यूल से होते हुए कहाँ तक पहुँची? आपके अंदर जो आपका एल्वुलाई है उस तक पहुँच गई। तो चलिए इसको एक डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, जब एल्वुलाई में गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए ये आपका एल्वुलाई है। एल्वुलाई बहुत सारे होते हैं, कई सारे होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आपकी लंग्स में होते हैं ये। ठीक है, तो इस एल्वुलाई में अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसके कंपेयर में? कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में। ठीक है, ये एल्वुलाई के अंदर है। और बाहर जो ब्लड कैपिलरीज है, यानी कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज है, उस पल्मोनरी आर्टरीज में मान लीजिए ये बाहर पल्मोनरी आर्टरीज हैं बहुत सारी। इन पल्मोनरी आर्टरीज में क्या है आपका?
कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मान लीजिए पल्मोनरी आर्टरीज है और इसको पल्मोनरी वीन्स मान लेते हैं अपन, पल्मोनरी वीन्स है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि जो एयर का मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इसको भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एयर का मूवमेंट होता है रेशियो को बराबर करने के लिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर हाई कंसंट्रेशन है और ब्लड यानी ब्लड अगर मैं बात करूँ एल्वलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है। तो जो गैस है यानी जो एयर है उसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट कहाँ होगा, एल्वलाई में होगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो को बराबर करने के लिए। ठीक है, और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वलाई में जब सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन एल्वलाई से बाहर निकल के कहाँ जाएगी, ब्लड कैपिलरीज में जाएगी। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज में जाएगी यानी कि वो जो ऑक्सीजन है वो उस कंसंट्रेशन को, जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है उस कंसंट्रेशन को बराबर, उस रेशियो को बराबर लाने के लिए वो मूवमेंट करेगी कहाँ से, एल्वलाई से ब्लड कैपिलरीज में। और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मूवमेंट करेगी ब्लड कैपिलरी से एल्वलाई में। तो ये जब इसमें मूवमेंट करेगी तो यहाँ इसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होने लगेगा। और ऑक्सीजन जब इधर मूवमेंट करेगी ब्लड कैपिलरीज में, यानी इसको बराबर लाने के लिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एयर का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो जब डिफरेंस को बराबर करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो एल्वलाई से जब आपकी ब्लड कैपिलरीज में क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, तो इसमें ब्लड कैपिलरीज में इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। कंपेयर किसकी, एक दूसरे से कंपेयर करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंपेयर ऑक्सीजन से करेंगे और ऑक्सीजन की कंपेयर कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे, यानी ब्लड कैपिलरीज में। तो ब्लड कैपिलरीज जो है वो पल्मोनरी वीन्स है। इस पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, यानी जो रेड कलर की आपको दिख रही है, इस पल्मोनरी वीन्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आपका कम हो जाएगा। तो इस ब्लड को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी वीन्स में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आपके कहाँ जाता है, जो आपके लेफ्ट एट्रियम में जाके मिलता है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आयोटा के थ्रू कहाँ जाता है, हमारी बॉडी में जाता है। कौन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देन बॉडी में हमारी क्या जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, वो सेल के अंदर जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं उस कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करता है, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है और हमारा बॉडी की जो भी मतलब ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये प्रोसेस आपको पूरा समझ में आया होगा। और जो ऑक्सीजन आपकी, जो इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता चला गया, किसमें, जो आपके एल्वोलाई थे, इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होता चला गया, कम, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होता चला गया, ज़्यादा होता चला गया। तो एल्वोलाई में फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन, जब एक्सपायरेशन करेंगे, जब आप एक्सहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू आपकी ब्रोंक्यूल से होते हुए ट्रैकिया के रास्ते बॉडी से और लंग से बाहर निकल जाएगी। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कब निकलेगी, जब एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन के समय निकलेगी, यानी एक्सपायरेशन के प्रोसेस के टाइम निकलेगी वो। ठीक, आपको इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन प्रोसेस समझ में आया होगा, गैसों को एक्सचेंज कैसे होता है एल्वोलाई में वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे कि सारी चीज़ें, सारे ऑर्गन्स बॉडी के एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।